तो चलो, हम लोग ग्रुप 15 को कवर कर रहे थे पी ब्लॉक में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स का प्रिपरेशन कैसा होता है और उनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे उसके बाद वाले क्लास में कि नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम सीखेंगे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के बारे में फर्दर क्या डिटेल्स है। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं। यहाँ पे इंसेट में आपके पास एक टेबल शेयर किया हुआ है आपके साथ, इसको फोकस करना। तो इस टेबल में बेसिकली क्या है, इस टेबल में बेसिकली हमको ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान सुनना। ग्रुप 15 में कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है जी? तो होगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। ठीक है, आपको एलिमेंट्स याद होना चाहिए, आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, आपको एलिमेंट्स याद होना चाहिए। अब ध्यान देना, तो उन एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, फॉस्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमोनी का 51 एंड बिस्मथ का 83। ठीक है, पहले आपको उनका कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए इन टर्म ऑफ नोबल गैसेस। इन टर्म ऑफ नोबल गैसेस आपको उनका कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का होता है हीलियम 2:2p3, फॉस्फोरस होगा नियन 3:3p3। आपका आर्सेनिक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4:4p3। एंटीमोनी क्या होगा, क्रिप्टन 4d10 5:5p3। तो देखना इसका पी में क्या होता है, वैलेंस शेल के पी में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सिमिलरली आपका जो बिस्मथ होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जेनन 4f14 5d10 6:6p3। ठीक है, इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगला फोकस है मेरा, इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होता है। तो आप लोग जानते हो कि जब भी कोई एलिमेंट यानी जब भी हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप में, तो डाउन द ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होता है जी? डाउन द ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का जनरल ट्रेंड है कि ग्रुप में जब भी हम मूव करते हैं तो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर हम चेक करते हैं कि हमारा ग्रुप फिटिंग का एलिमेंट्स इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, तो गौर करना। डाउन द ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, तो बिना विदाउट एनी एक्सेप्शन आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, चूंकि यहाँ पे इसके वैलेंस में और भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो ये बेसिकली ये जो पहला मैं डाटा जो मैं मार्क किया हूँ, ये पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो उस पर डिक्रीज किया है। सिमिलरली आपके पास जो सेकंड डाटा है, ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेटा है। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेटा भी क्या बता रहा है कि ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक्सेप्ट आप चेक करना कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में बिस्मथ क्या हो रहा है, बिस्मथ का जो वैल्यू है वो एंटीमोनी से ज्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको दिखेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बट इतना डीप में क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में नहीं आएगा। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे इसमें आप पूछ सकता है, कॉम्पिटिशन में आ सकता है। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेटा जो है वो बिस्मथ का वैल्यू एंटीमोनी को क्रॉस कर रहा है, यानी यहाँ पे ट्रेंड को वॉलेट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप जब फोकस करते हो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो डेटा होगा उसको फोकस करना आप, तो उसमें भी देखोगे ये डिक्रीज किया है। एक्सेप्शन का है, तो एक्सेप्शन है लास्ट वाले 2 एलिमेंट में। यानी आपको अल्टीमेटली क्या बताना है आपको कि सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में बिस्मथ का जो वैल्यू है एंटीमोनी से बड़ा हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो बिस्मथ का जो वैल्यू है वो एंटीमोनी से ज्यादा हो जाता है। ये आपको फोकस करना है। ठीक है, सिमिलरली हम बात करते हैं अगला प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर आप देखोगे तो डाउन द ग्रुप में होता क्या है कि हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप में, तो आपका जो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है, डाउन द ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज करता है। जैसे आप नीचे मूव करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है, एलिमेंट का डिक्रीज करना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे सारा सेम है कि कुछ चेंजेस है, तो गौर करना। तो विदाउट एनी एक्सेप्शन आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
ठीक है। बट आप एक पॉइंट जो वर्थ नोटिंग उसको नोट कर सकते हो, डिक्रीज करने का जो रेट है ना वो घट रहा है। जैसे देखोगे नाइट्रोजन फॉस्फोरस में बहुत लंबा डिक्रीज हुआ है, मैंने 0.9 का गैप क्रिएट किया है। ठीक है, 0.9 का गैप क्रिएट किया है। डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिव क्या होगा, 0.9 का गैप है। वही देखना कि फॉस्फोरस आर्सेनिक में गैप बहुत छोटा है, गैप बहुत छोटा है, 0.1 का है। सेम 0.1 का गैप यहाँ पे है, और यहाँ तो गैप ना के बराबर है। इन दोनों का वैल्यू सेम रखा गया है। फर्स्ट डेसिमल तक दोनों का वैल्यू सेम है, सेकंड डेसिमल का डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट फर्स्ट डेसिमल के अकॉर्डिंग क्या दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। जब भी बच्चों लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो हम लोग डेटा को देखते हैं, डेटा के अकॉर्डिंग फिर थ्योरी को स्टडी करेंगे। ठीक है, थ्योरी पढ़ के इनसे दिक्कत क्या होता है कि थ्योरी से सारा एग्जाम्पल एक्सेप्शन उसके अंदर इंक्लूड नहीं हो पाता है, तो वो बहुत ज़्यादा हॉच पॉच प्रोसेस हो जाएगा। तो बेटर है कि हम डेटा को देख लेंगे, डेटा कैसे वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो आपका जो अल्टरनेटिविटी है उसमें काम का बात क्या है कि नीचे घटेगा तो ये तो सही चल रहा है कि नीचे घट रहा है, और जो गैप है, जो गैप है वो देखना, वो 0.9 का गैप है, यहाँ 0.1 है, 0.1 है, और यहाँ पे जीरो गैप है, यानी ऑलमोस्ट क्या है, अल्टरनेटिविटी डिक्रीज कर रहा है, बट डिक्रीज करने का जो रेट है ना वो घट रहा है। ठीक है, वो घट रहा है। ठीक है, आपका हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस का। तो आपको पता है कि जब भी आप डाउन द ग्रुप पे मूव करते हो तो आपका रेडियस क्या होता है, आपका रेडियस क्या होता है, नीचे बढ़ता है, नीचे इंक्रीज करता है। जब भी डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो आपका साइज यानी रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब डेटा देखो आप, तो रेडियस का वैल्यूज है, जो रेडियस का वैल्यूज है उसमें देखोगे बिना एक्सेप्शन के क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें एक चीज आपको एक पॉइंट नोट करने लायक आपके पास दिखेगा, यहाँ से इंक्रीज कितने का हुआ है, यहाँ से इंक्रीज 40 का है, यहाँ से इंक्रीज 40 का है, यहाँ से इंक्रीज कितने का है, 11 का है, और यहाँ से यहाँ अगर इंक्रीज आप देखोगे, इंक्रीज आपको दिखेगा कितने का है, 20 का है, और यहाँ से इंक्रीज कितने का है, 7 का है। ठीक है, तो यहाँ पे देना है कि अनइवन इंक्रीज, इंक्रीज का जो रेट है ना वो अनइवन है। अनइवन बोलने का मतलब मेरा ये है कि शुरू में इंक्रीज बहुत रैपिड हुआ, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस रैपिड इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज बहुत छोटा सा हुआ, 11 इंक्रीज हुआ, फिर से क्या आर्सेनिक एंटीमॉनी में इंक्रीज हो गया 20 का, और फिर इंक्रीज हो रहा 7 का। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर सकता है। इसमें क्वेश्चन क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा, इस गैप से पूछ सकता है क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इस गैप को हम एक्स बोल सकते हैं, इस गैप को वो हम बोल सकते हैं वाई, इस गैप को हम बोल सकते हैं जेड, और इस गैप को हम बोल सकते हैं डब्ल्यू। तो आप बोल सकते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक्स वाई डब्ल्यू डब्ल्यू जेड में रिलेशन, मतलब इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पूछ सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्या होगा जी, सबसे बड़ा एक्स हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर होगा आपका एक्स के बाद क्या हो जाएगा, जेड, जेड के बाद वाई होगा, वाई के बाद डब्ल्यू होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान दोगे। अगला बात करते हैं हम लोग आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं कि इनका आयनिक रेडियस का कंपेयर करने बोला जाए, इसका मतलब होता है -3 स्टेट का बात कर रहे हैं। जैसे मान लें कि n-3, p-3, तो इसके रेडियस को बोला गया है आयनिक रेडियस। तो गौर करना, आयनिक रेडियस भी नीचे बढ़ना चाहिए था, तो देखो नीचे बढ़ा हुआ है, नीचे बढ़ा हुआ है। एक्सेप्ट देखोगे तो एंटीमोनी का अचानक से घट गया है, तो घटा क्यों है, इसका रीजन नीचे लिखा होगा। तो बोला गया है कि एंटीमोनी जो है मेटल की तरह काम करता है। तो एंटीमोनी और बिस्मथ, एंटीमोनी और बिस्मथ का जो आयनिक रेडियस होता है वो +3 स्टेट वाला होता है। जैसे बात करें नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, इसमें -3 वाला डेटा हम ले रहे हैं, तो नेगेटिव के डेटा हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तक देखो साइज बड़ा हो रहा है। अचानक से क्या हो रहा है, अचानक से क्या हो रहा है कि एंटीमोनी बिस्मथ में नेगेटिव आयन फॉर्म नहीं करता है, तो एंटीमोनी बिस्मथ हम लोग +3 का डेटा ले रहे हैं। यानी यहाँ पर आयनिक रेडियस में क्या होगा, हम लोग +3 वाला डेटा लेंगे, +3 वाला। ठीक है, +3 का डेटा लेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली कटाने का चार्ज, कटाने का रेडियस छोटा होता है, तो इसलिए देखोगे अचानक से रेडियस घट रहा है, अचानक से रेडियस घट रहा है। पहले बढ़ा, यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक में बढ़ना चाहिए था, बढ़ा क्योंकि सबका -3 चार्ज का रेडियस देख रहे हो आप। और आपका एंटीमोनी बिस्मथ में देखोगे रेडियस अचानक से घटता इसलिए है क्योंकि इनका जो आयन होता है पॉजिटिव स्टेट में होता है।
ठीक है, इनका नेगेटिव आयन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसका रेडियस निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये जानना, ये रहेगा आपका आयनिक रेडियस का ट्रेंड। अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का, तो नॉर्मली ध्यान देना, नाइट्रोजन गैस होता है, आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, नाइट्रोजन आपका क्या होता है बच्चों लोग, गैस होता है। ठीक, तो नाइट्रोजन का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा N2, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन N2 गैस, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत लो रहेगा। और फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है जब P4, P4 जो कि ऑलरेडी होता है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एलिमेंट्स। तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है गैस के फॉर्म में, फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 सॉलिड के फॉर्म में, यानी व्हाइट फॉस्फोरस बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या होता है, मेटल होता है, मेटलॉइड होता है, मेटलॉइड। तो इसका स्टेट ऑलरेडी क्या होगा, सॉलिड होगा, इसका स्टेट क्या ऑलरेडी होगा, सॉलिड। बिस्मथ क्या तो मेटल होता है, तो इसमें मेटालिक बॉन्डिंग होगा। जैसे मान लीजिए आयरन है, आयरन मेटल है, तो मेटल का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी, और मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी क्या होता है, हाई होता है। क्योंकि मेटल्स में क्या होता है, आपका जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होता है। ठीक है, और हम चेक करते हैं इन सबका मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान देना। तो मेल्टिंग पॉइंट देखना है, तो नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है क्योंकि ये ऑलरेडी गैस का फॉर्म होता है, N2 के फॉर्म में होता है। फॉस्फोरस का वैल्यू थोड़ा बड़ा है, बड़ा क्यों है कि फॉस्फोरस P4 सॉलिड होता है, फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है जो P4 सॉलिड। ठीक है, यानी यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि फॉस्फोरस का रेजिस्टेंस होगा जो व्हाइट फॉस्फोरस, जिसको हम यहाँ पे लिया गया टेबल में। तो फॉस्फोरस को यहाँ पे टेबल में लिया गया है। ठीक है, आर्सेनिक में ध्यान, आर्सेनिक का जो है, आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, बात समझे। समझा ना आपका एंटीमोनी का, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, इन तीनों को मेटल की तरह आप ट्रीट करोगे, इनको जब मेटल की तरह ट्रीट करोगे तो ध्यान देना, मेटल्स में क्या होता है ना, मेटल्स में क्या होता है, आप एक और करना, मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग होता है, मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग होता है। और मेटालिक बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ डिपेंड करता है प्रोपोर्शन टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होता है बेटर, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर होगा, तो जितना छोटा आइटम होगा उतना बेटर, यानी जितना रेडियस छोटा होगा उतना ही उसका बॉन्डिंग क्या स्ट्रॉन्गर होगा। और मेटालिक बॉन्डिंग कहीं नहीं कि प्रोपोर्शन टू होता है, जिसका मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा उसका मेटालिक बॉन्ड हाई होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, हम बोल क्या रहे हैं कि आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, इन सबको आपको ट्रीट करना है जब मेटल, इनको ट्रीट करना है जब मेटल। ठीक है, ये आपके लिए मेटल की तरह है। तो मेटल में अगर नीचे मूव करेंगे तो इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो कांस्टेंट रहेगा, सेम ग्रुप का एलिमेंट है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं साइज पे, तो साइज नीचे से क्या होता है, नीचे से रेडियस बड़ा हो रहा है ना, रेडियस क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो मेटल बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा, मेटल बॉन्डिंग क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो नीचे आने से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करना चाहिए। तो यही चीज आपको दिख रहा होगा, यही चीज आपको दिख रहा होगा टेबल में, कि अब जब मूव करते हो आर्सेनिक से लेके एंटीमनी बिस्मथ तक में, तो देखना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इस केस में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे लॉजिक हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, बट ये लॉजिक वॉल्यूम पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो वॉल्यूम पर चेक करें तो वॉल्यूम पर देखोगे तो फॉस्फोरस का, ये नाइट्रोजन का है। ठीक है, और ये हो गया आपका फॉस्फोरस का। आर्सेनिक से एंटीमनी में वॉल्यूम पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बिस्मथ में हल्का सा घट रहा है। तो वॉल्यूम पॉइंट का ऐसा कोई लॉजिक अभी तक, ठीक है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा बाद में, अभी इसको आपको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना है कि वॉल्यूम पॉइंट जो है आर्सेनिक से, यानी आपको पूरे का पूरा इंक्रीज करेगा वॉल्यूम पॉइंट। नाइट्रोजन का बहुत कम है क्योंकि N2 गैस के फॉर्म में होता है, तो N2 का वॉल्यूम पॉइंट ऑलरेडी बहुत लो है। फॉस्फोरस का वॉल्यूम पॉइंट 554 होगा, फिर 888 होगा, फिर बढ़ेगा, लास्ट में डिक्रीज करेगा। यानी यहाँ पे नीचे वॉल्यूम पॉइंट का इंक्रीज हो रहा है, बस लास्ट में क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। बस इसको, इस ट्रेंड को पैसे याद रखोगे।
इस ट्रेंड को ऐसा रखोगे, ठीक है। डाउन द रूट में डेंसिटी का अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो डेंसिटी ध्यान देना, डेंसिटी होता है क्या, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी होता है क्या बच्चे लोग, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, तो इसमें जनरली होता है क्या है कि मास का फैक्टर डोमिनेट करता है। मास का फैक्टर जनरली क्या होता है, डोमिनेट्स। तो मास का फैक्टर डोमिनेट करेगा तो डाउन द रूट में मास बढ़ता है ना, तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो, बढ़ना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा कि डाउन द रूट में डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डाउन द रूट में डेंसिटी क्या हो रहा है बच्चे लोग, इंक्रीज कर रहा है विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये रहा बच्चे लोग आप लोग का ग्रुप 15 के का जितना भी एलिमेंट्स होता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। बच्चों लोग नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है। ये ध्यान देना ना। सबसे पहले हम बात करें हाइड्राइड्स में तो ध्यान देना, पहला हाइड्राइड क्या है तो अमोनिया, फिर क्या है पीएच3 है, फिर आर्सेनिक का हाइड्राइड है, फिर एंटीमोनी हाइड्राइड है, फिर बिस्मथ हाइड्राइड है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो गौर करना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, ये कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल होता है इंट्रैक्शन फोर्स, इंट्रैक्शन फोर्स के प्रोपोर्शन होता है। जिसमें ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब जनरली यहाँ पे जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, वैन डर फोर्स होता है। तो इंट्रैक्शन फोर्स हम टाइप बोल रहे हैं, क्या होगा वैन डर वाल, ठीक है। तो वैन डर वाल जो फोर्स होता है वो मास पे डिपेंड करता है, क्या होता है मास पे डिपेंड करता है। जिसका मास ज्यादा उसका वैन डर फोर्स ज्यादा होता है, और मास अगर सिमिलर होगा तो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया। लेकिन सरफेस एरिया कब सोचेंगे, जब मास होगा सिमिलर, जब मास होगा सिमिलर, ठीक है। अब जो इंट्रैक्शन फोर्स है, जब जो इंट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। अब ध्यान देना, लेकिन होता क्या है कभी कभी इंट्रैक्शन आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन फोर्स जब भी आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो आपके वैन डर वाल फोर्स से बड़ा होता है, जनरली बड़ा होता है। कभी कभी अगर स्ट्रांग नहीं होता है तो पीछे आएगा, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो वैन डर वाल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो वैन डर वाल फोर्स से बड़ा होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं अमोनिया का, तो अमोनिया इसमें जो है, जो अमोनिया, चलो अमोनिया में, अमोनिया में एच बॉन्डिंग होता है। अमोनिया में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अमोनिया में जो इंटरेक्शन फोर्स का टाइप है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया को छोड़ के बाकी सब में, बाकी सब में अमोनिया को छोड़ देंगे तो बाकी सब में क्या है, बाकी सब में वैन फोर्स है, बट अमोनिया में एच बॉन्डिंग, अमोनिया में एच बॉन्डिंग है। बट होता क्या है, अमोनिया का एच बॉन्डिंग उतना उतना स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है। एच बॉन्डिंग है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है। तो अमोनिया मॉलिक्यूल हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट याद रखना एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग, extent of H bonding is not so strong, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान ना, मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी का। जब प्रॉपर्टी का बात करते हैं चलो तो ध्यान सुनना। तो मेल्टिंग पॉइंट में ध्यान देना, मेल्टिंग पॉइंट में जिसका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा तो आगे निकलेगा। तो ध्यान देना, अगर आप अमोनिया को भी भूल जाओ, अमोनिया को भूल जाओ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो क्या है आपके पास पीएच3 है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, बिस्मथ है। तो अब क्या होगा, मास बड़ा हो रहा है, मास बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, तो मास बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा। तो देखोगे यहाँ से यहाँ तक में आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। बिस्मथ का बॉइलिंग पॉइंट अवेलेबल नहीं है, अगर होता तो क्या होता है, कहीं ना कहीं एसबी से बड़ा होता, ठीक है। तो बॉइलिंग यानी सॉरी मेल्टिंग पॉइंट जो का जो वैल्यूज है देखोगे तो पीएच3 से लेके आर्सेनिक
इन एसबी तक में देखोगे आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बिस्मथ का डेटा अवेलेबल नहीं है अपने पास है, और होता तो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करते हो तो आगे जाता। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे, अमोनिया के डेटा को हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि अमोनिया में एच बॉन्डिंग होता है। तो गौर करना, अमोनिया डेटा को अगर आप उठाते हो ना तो होता है 195 चला जाएगा, यानी वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ एसबी के बाद आ जाएगा। यानी अगर आप देखते हैं तो अमोनिया में एच बॉन्डिंग होता है तो वैन डेर फोर्स से बड़ा फोर्स होता है, मैं बता चुका आपको। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे हाईएस्ट होगा यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया के बाद होगा एसपी, एसपी के बाद होगा आर्सेनिक हाइड्राइड, उसके बाद होगा आपका पीएच3, क्या होगा, पीएच3। ठीक, और सबसे आगे कौन हो जाएगा, सबसे आगे हो जाएगा, अगर बिस्मथ का डेटा होता तो बिस्मथ का डेटा को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे तो बिस्मथ आगे निकल जाएगा। बिस्मथ का वैल्यू कम से कम 10, कम से कम देखो यहाँ पे इंक्रीज हुआ ऑलमोस्ट 25 का, ऑलमोस्ट 30 का, तो यहाँ पे इंक्रीज ऑलमोस्ट 30 का भी लेंगे तो ये बिस्मथ का डेटा हो जाएगा ऑलमोस्ट कितना, तो 215 के आसपास हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल रहा हूँ कि बिस्मथ का जो वैल्यू है अमोनिया से भी आगे होता, अगर एग्जिस्ट करता, अगर डेटा होता तो ये इससे भी आगे निकलता। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, एक्स्ट्रा पोलेटेड वैल्यू है बिस्मथ के लिए जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक, ये होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। चलो अगला बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट में सेम तरीके से सोचना है। तो देखोगे अगर अमोनिया के डेटा को मैं हटा दूं, अमोनिया अगर नहीं है आपके सामने, ठीक है, तो अमोनिया नहीं है तो मतलब क्या है, तो देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट देखो नीचे बढ़ना चाहिए था, तो देखो नीचे बढ़ रहा है, विदाउट एनी एक्सेप्शन नीचे बढ़ा है। ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन बढ़ा है। अब अमोनिया कहने से क्या होगा, तो अमोनिया को मैं हटा इसलिए रहा हूँ कि अमोनिया का जो बॉन्ड यानी इंटरेक्शन फोर्स है वो बाकी सबसे अलग होता है। बाकी सब में वैंडरवाल फोर्स है, और अमोनिया में क्या होता है बच्चे लोग, एच बॉन्डिंग होता है। क्या है, एच बॉन्डिंग है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा अलग से में देखें, हम लोग देखते हैं। तो अमोनिया अगर लेंगे तो अमोनिया कहाँ जम करेगा जी, तो अमोनिया ध्यान देना, अमोनिया को लेकर देखते हैं हम लोग। तो अमोनिया का वैल्यू होता है 238, यानी अमोनिया का जो वैल्यू होगा वो आपके आर्सेनिक से आगे चला जाएगा, यानी एंटीमोनी से कम रहेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग नहीं होता है, अगर स्ट्रांग होता तो सबसे आगे चला जाता, तो चूंकि स्ट्रांग उतना नहीं है जो कि मैं बता चुका हूं आपको, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा लेकिन सबसे आगे नहीं जा पाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर में सबसे हाईएस्ट होगा बिस्मथ, फिर होगा एसबी, और फिर होगा अमोनिया, फिर होगा आर्सेनिक, और फिर होगा पीएच3, फिर होगा पीएच3। ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है, वाला पॉइंट ध्यान देना, एक बॉन्ड लेंथ का है। तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली बात है कि जब नीचे मूव करते हो तो नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक में आपके एटम का साइज बड़ा हो रहा है, आपके एटम का साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। जब एटम का साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड का डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा। तो बॉन्ड डिस्टेंस देखोगे यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, विदाउट एनी एक्सेप्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉन्ड डिस्टेंस। अब आते हैं बॉन्ड एंगल पे, बॉन्ड एंगल पे तो ध्यान देना, आप ये एक चीज ध्यान देना, जब भी किसी हम बॉन्ड एंगल का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका सेंटर एटम चेंज कर रहा है, ध्यान दोगे। तो दो केस में लेके देख रहा हूँ कि अगर हमारे पहले आपको सेंटर एटम ए है और बी है मान लेते हैं, तो दोनों में अगर हम एच लगा देते हैं पहले, तो दोनों में एच लगा दिए, तो यहाँ पे जब ए से बी में हम बात कर रहे हैं तो सेंटर एटम चेंज कर रहा है। तो अब हम अगर हम इसमें जूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो होता क्या है कि जो जितना अल्टरनेटिव ज्यादा होता है क्लाउड आपके पास पुश पुल करेगा। तो अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन और ए का क्लाउड ज्यादा पास होगा, ए के पास होगा, और बी और एच में देखते हैं तो चूंकि बी कम अल्टरनेटिव है एज कम्पेयर टू ए, तो बी और एच का क्लाउड थोड़ा सा बी से दूर रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि जो ज्यादा अल्टरनेटिव होता है क्लाउड को अपना पुल करता है। अब ध्यान देना, जो क्लाउड जब ए और एक जब क्लाउड ए और ए का चेक कर लो तो क्लाउड क्या होता है, ठीक है, एक क्लाउड आपस में क्या बहुत पास में है, तो एक क्लाउड क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। और यहाँ पे यहाँ देखोगे सिस्टम और सिस्टम, ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, तो देखोगे जो ए के सिस्टम में जो है वो नेगेटिव पास पास है, बी के सिस्टम नेगेटिव दूर दूर चला गया। तो देख गौर करना
कि अगर बी ए से बी मूव करते हो तो चूंकि आपका इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी घटता है तो क्लाउड दूर रहेगा और उसके पीछे रिपल्सन कम होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा तो यहाँ का जो थीटा है वो फैलना चाहेगा, बड़ा होना चाहेगा। यहाँ का जो थीटा है वो बड़ा होना चाहेगा, यानी थीटा इंक्रीज करेगा। तो अगर दोनों का थीटा हम कंपेयर करें तो दोनों थीटा में बड़ा थीटा किसका होगा जी? तो ए का थीटा बड़ा होगा। यानी बॉन्ड एंगल जो ए का है थीटा में ए का बड़ा होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जब भी सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग इंक्रीज करेंगे तो थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो जब भी सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करते हैं तो क्या थीटा क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो गौर करना, यहाँ पे जब आप मूव कर रहे हो नाइट्रोजन से तो सेंट्रल एटम चेंज कर रहा है नाइट्रोजन से, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमोनी एंड बिस्मथ। थीटा क्या होगा? तो ध्यान ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ? डिक्रीज किया है। मैंने आपको क्या बोला था कि आपको जो थीटा है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो थीटा भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। थीटा भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो अमोनिया से लेकर बिस्मथ तक में देखोगे, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एलिमेंट है सेंट्रल एटम का वो डिक्रीज करा तो थीटा भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो ऑर्डर ये रहेगा, ऑर्डर ऐसा रहेगा आपका। ठीक है, तो ये दिया हुआ, आप देखना ध्यान से, अपने जो टेबल में वैल्यूज है उसको गौर करना। देखो डिक्रीज किया है, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज रैपिड है, बाकी डिक्रीज जेंटल डिक्रीज है। इन डिक्रीज का रेट है काफी घट गया। अमोनिया से पीएच3 में डिक्रीज बहुत रैपिड हुआ है, बाकी डिक्रीज बहुत बहुत जेंटल हुआ है। ठीक है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। इसका एक्चुअल रीजन होता है जो हम लोग पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग को। ठीक है, इसका एक्चुअल रीजन होता है ड्रैको रूल। ये आपके एनसीटी का पार्ट नहीं है, तो अभी हमें ज़्यादा डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एक और करना है। ठीक है, कि यहाँ से जो यहाँ तक होता है इसमें जो देखोगे वैल्यू जो ऑलमोस्ट नियरली क्या है? आसपास है, पास है। अमोनिया का वैल्यू देखोगे बहुत, अमोनिया का वैल्यू बहुत बड़ा है इन सब रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ट्रेंड को फॉलो करना, आपको चीज़ों को समझना है। ठीक, इसमें ध्यान देना। एक और पैरामीटर बात करते हैं, फॉर्मेशन। जब कंपाउंड फॉर्म करता है तो कितना एनर्जी निकलता है? तो ध्यान देना, अब गौर करना, अमोनिया का फॉर्मेशन नेगेटिव है, यानी अमोनिया बनेगा तो हीट निकलेगा, यानी अमोनिया क्या स्टेबल कंपाउंड बना रहा है। अमोनिया इज स्टेबल कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अमोनिया जब बनता है तो क्या एनर्जी नेगेटिव में है, मतलब एनर्जी निकला होगा। बाकी हर जगह ध्यान देना, बाकी हर जगह क्या है? एनर्जी पॉजिटिव में है, पॉजिटिव जो एनर्जी है बड़ा होता जा रहा है। यानी इसका मतलब है कि अब बाकी जो कंपाउंड हम बनाएंगे तो उसमें वो एनर्जी देना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं बनेगा, वो एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है किसी भी बॉन्ड्स में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज। जितना साइज छोटा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहता है। गौर करना, जब से नीचे मूव कर रहे हो तो रेडियस बड़ा होगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ वीक होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा? डिफिकल्ट होगा और हमको एनर्जी देना पड़ रहा है। ठीक है, वो ध्यान दोगे आप लोग। बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा तो उसको बॉन्ड तोड़ना आसान है। तो लास्ट डेटा क्या बता रहा है आपको? बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी देखोगे तो बॉन्ड एंथैल्पी को डिक्रीज करना चाहिए, तो डिक्रीज कर रहा है। विदाउट एनी एक्सेप्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपको प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मैं ऐड कर रहा हूँ तो कभी कभी से पूछ सकता है अबाउट बेसिसिटी। बेसिसिटी बेसिसिटी में ध्यान देना, जब भी कोई कंपाउंड का बेसिसिटी का मैं बात करता हूँ तो बेसिसिटी का मतलब होता है प्रोपोर्शन टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेसिक होता है। क्यों? कि बेस का मतलब क्या होता है? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कब करेगा? जब उसका उसका चार्ज डेंसिटी हाई होगा। चार्ज डेंसिटी क्या होगा? हाई होगा। तो ध्यान ना, जो अमोनिया का बात करते हैं, अमोनिया PH3, आर्सेनिक H3, एंटीमोनी
एंड बिस्मथ। तो आपको पता है कि अमोनिया का साइज बहुत छोटा होता है, साइज में दिखा दो, छोटा साइज होता है, और यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर है। फॉस्फोरस पीएच3 एनई का साइज का थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पे साइज थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, यहाँ और बड़ा हो जाएगा, यहाँ और बड़ा हो जाएगा। तो आपका जो लोन पेयर है जितने बड़े एरिया वॉल्यूम में फैलेगा उतना ही क्या होता है, बट डाउन द रूट आते थे क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, चलो डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज करेगा क्योंकि बड़ा साइज होता जा रहा है, तो बेसिसिटी भी क्या होगा, नीचे क्या होगा, घटेगा। बेसिसिटी भी नीचे क्या होता है, डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज कर रहा है नीचे बॉन्ड डाउन रूट आने पे, तो बेसिसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी बेसिसिटी का जो ऑर्डर होगा, सबसे हाईली बेसिक कौन इसमें होगा, तो इसमें हाईली बेसिक होगा अमोनिया। यानी इन सब में अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक होगा। फिर क्या होगा, पीएच3, फिर आर्सेनिक हाइड्रेट होगा, फिर क्या होगा, एंटीमोनी हाइड्रेट्स होगा, और लास्ट में होगा बिस्मथ का हाइड्रेट, बिस्मथ का हाइड्रेट। ठीक है, तो बच्चों लोग इसके साथ हमारा हाइड्राइड का प्रॉपर्टी जो होता है वो खत्म होता है। ठीक है।